Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And don't forget to press the bell icon. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और इस चैप्टर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये है टॉपिक नंबर 5 फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी से। तो इस चैप्टर में हमें जो पॉइंट्स कवर करने हैं वो हैं ये सब, जिसमें से जो है फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है पहले वाले वीडियो में। आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और यदि आपने ये दोनों पॉइंट्स मिस कर दिया है पहले वाले वीडियो से, तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके ये पहले वाले वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आज के टॉपिक के साथ हम शुरू करते हैं। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जानने से पहले हमें जानना होगा यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए बहुत सारे थियरीज दिए गए थे और उन थियरी में से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर और नोन थियरी है आज के डेट में वो है केमिकल थियरी। उस थियरी के हिसाब से जो लाइफ है अर्थ पे वो कुछ स्टेप्स में बना था। पहला स्टेप था अर्थ का क्रिएशन, दूसरा स्टेप था अर्थ का एटमॉस्फेयर का क्रिएशन, फिर तीसरे स्टेप में वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो गैसेस थे उनमें रिएक्शन हुआ और सिंपल मॉलिक्यूल्स बने। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स फिर बने जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, और इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ने फिर धीरे धीरे लाइफ को जनरेट किया। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी चीज को, इसी थियोरी को प्रूव करने के लिए यूरे एंड मिलर्स ने अपना ये एक्सपेरिमेंट दिया था, जिसमें उन्हें प्रूव करना था कि यही सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्होंने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए जिससे फर्दर लाइफ जनरेट हुआ होगा अर्थ पे। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्हें बेसिकली ये प्रूव करना था कि जैसे अर्थ पे ओशन बने थे, करेक्ट, अर्थ पे क्या बने थे? ओशन। अब इस अर्थ पे जो ओशन बने थे, जो ये ओशंस थे जो बहुत तेज बारिश की वजह से अर्थ सरफेस पे बने थे, तो उस समय अर्थ सरफेस पे ओजोन लेयर भी नहीं था। तो जो सन का एनर्जी था वो डायरेक्टली अर्थ पे पहुंच रहा था। साथ ही साथ अर्थ पे वॉल्केनो हो रहे थे, लाइटनिंग हो रही थी, और ये सारे एनर्जी की वजह से जो ये ओशन के वाटर है वो क्या हो रहे थे? वो इवापोरेट हो रहे थे। तो ओशन के वाटर जो है इवापोरेट हो रहे थे। जैसे जैसे ओशन के वाटर इवापोरेट हो रहे थे वो ऊपर जाके कंडेंस हो रहे थे, और फिर बाद में जैसे वो कंडेंस हो रहे थे वो वापस नीचे ओशन में आ रहे थे थ्रू प्रेसिपिटेशन। तो उनको यही प्रूव करना था कि ये प्रोसीजर के दौरान जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन गैस, मीथेन और अमोनिया साथ में कंबाइन होके, साथ में रिएक्ट होके जो है वो स्पार्क और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और वो सब थ्रू जो है वो रिएक्ट हो रहे थे, और फिर धीरे धीरे जो ओशन के सरफेस में जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहे थे। उन्हें यही प्रूव करना था, और ये प्रूव करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो स्टैनले एल मिरर और उनके टीचर जो हैरलॉड थे, उन्होंने ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सपोर्ट दिया था फॉर केमिकल इवोल्यूशन थियरी, जिसके हिसाब से सिंपल मॉलिक्यूल से ही लाइफ बना है। उन्होंने ग्लास एपरेटस डिजाइन किया जिसको उन्होंने नाम दिया स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस, क्योंकि उनको उस एपरेटस में अल्ट्रावायलेट लाइट, वॉल्केनो की एनर्जी और लाइटनिंग वाली एनर्जी सब कंबाइन करना था, जिससे वो वाला एनवायरनमेंट बना सके जो इस प्रिमिटिव अर्थ पे हुआ होगा।
और साथ ही साथ उन्होंने ये ट्राई किया कि ये सिंपल मॉलिक्यूल ये सारे एनर्जी के थ्रू कन्वर्ट हो जाए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, और इसलिए उन्होंने अपने apparatus को नाम दिया स्पार्क डिस्चार्ज apparatus। तो ये था स्पार्क डिस्चार्ज apparatus। इस स्पार्क डिस्चार्ज apparatus में ये था उनका ओशन, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट उनका ओशन था एक्चुअली, और इससे जो है वाटर इवापोरेट हो रहा था। उन्होंने यहाँ बर्नर रखा जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, वाटर फिर इवापोरेट हो रहा था, ठीक है, फिर यहाँ जाके जो है कंडेंस हो रहा था। कंडेंस होते वाटर जो एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर में, उस समय अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट थे, वो गैसेस उन्होंने उसमें घुसाए, फिर उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट किया। ये स्पार्क जो है वो वोल्केनिक एनर्जी, अल्ट्रावायलेट एनर्जी और साथ ही साथ जो है लाइटनिंग वाला इफेक्ट दे रहा था, जिससे ये सारे मॉलिक्यूल्स इधर रिएक्ट हो रहे थे। फिर यहाँ वाला वाटर जो है वो कंडेंस हो रहा था, उसके लिए उन्होंने कंडेंसर लगाया था, और फिर प्रेसिपिटेट होके यहाँ पे वापस वो कलेक्ट हो रहा था। और इसी तरह उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरनमेंट क्रिएट किया ये स्टडी करने के लिए कि क्या ये सिंपल मॉलिक्यूल्स लेटर ऑन इस ओशन में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे क्या। तो यही उन्हें पता लगाना था और प्रूव करना था। तो उन्होंने उसके लिए मीथेन दैट इज CH4, अमोनिया दैट इज NH3 और हाइड्रोजन गैस दैट इज H2 को लिया इस प्रोपोर्शन में 1:2:1 एक ग्लास चेंबर में। तो उन्होंने इस ग्लास चेंबर में क्या क्या गैसेस लिया, मीथेन, अमोनिया एंड H2, और रेशियो क्या था, मीथेन का 1, अमोनिया का 2 और H2 का 2। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट क्रिएट किया। ये लाइटनिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कार्बन आर्क स्पार्क का यूज किया, जिससे लाइटनिंग इफेक्ट, अल्ट्रावायलेट इफेक्ट वो सब जो जनरेट हो रहे थे। फिर उन्होंने यहाँ पे जो है ओशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करके इधर जो है बर्नर लगा के इवापोरेशन शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे बर्नर कनेक्ट किया जिससे यहाँ पे इवापोरेशन शुरू हुआ। अब जैसे जैसे ये हीट होने लगा वाटर, वो इवापोरेट होने लगा, इवापोरेट होके वो इधर आने लगा इस चेंबर में जहां अर्थ का एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट किया था। अब उस एटमॉस्फेयर में ये सारे जो गैसेस थे वो डायरेक्टली एक्सपोज थे कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए। बहुत दिनों तक लगातार इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा था इन गैसेस के साथ बहुत दिनों तक, जिसके साथ ये वाटर आके रिएक्ट हो रहा था। और फिर वाटर कंडेंसर की वजह से, वाटर कंडेंसर क्या करता है, जो वाटर वेपर है उसे कंडेंस करता है, तो वाटर कंडेंसर की वजह से ये वाटर जो अभी इवापोरेट होके आया था ओशन जैसे एनवायरनमेंट से, वो आके कंडेंस होने लगा, और फिर कंडेंस होने के बाद उसने यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म किए। ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है धीरे धीरे जाके इस U-ट्यूब में कलेक्ट होने लगे। कुछ दिनों के बाद जब ये एक्सपेरिमेंट लगातार चलता रहा, जब लगातार ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता रहा, ये सारे मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट होते रहे, वाटर वेपर उन्हें लेके कंडेंस होके नीचे आता रहा, बहुत दिनों बाद ये देखने के लिए मिला कि ये U-ट्यूब का सारा पानी जो है वो हो गया था अब ब्राउन कलर का। फिर उन्होंने इस वाटर को लिया और फिर एनालाइज किया, तो उसमें पता चला कि उसमें जो है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि यूरिया, अमाइनो एसिड और लैक्टिक एसिड बन चुके थे, इसलिए वाटर जो है हो गया था ब्राउन कलर का। इससे ये प्रूव होता है, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के पहले ये पूरे एपैरेटस को अच्छे से क्लीन किया था, अच्छे से उसको वैक्यूम क्रिएट किया था। उस एपैरेटस में वाटर वेपर, CH4, NH3 और हाइड्रोजन गैस के अलावा और कुछ नहीं था। फिर भी उसमें कुछ दिनों बाद यूरिया, अमाइनो एसिड और लैक्टिक एसिड मिला। ये प्रूफ कर रहा था कि केमिकल इवोल्यूशन थियरी जो है वो एकदम करेक्ट है और सिंपल मॉलिक्यूल से ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना है। भले ही ये एक्सपेरिमेंट ये नहीं प्रूफ कर पा रहा था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से ही लाइफ बना है, बट उसने केमिकल इवोल्यूशन थियरी का कुछ पार्ट एक्सप्लेन कर पाया, क्योंकि उसने अर्थ जैसा वैसा एनवायरनमेंट बनाया और ये प्रूफ कर पाए कि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, और यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फर्दर जाके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हुए होंगे या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे।
नेक्स्ट है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ओपारिन थियरी और मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बता दिया कि अर्थ पे जो लाइफ आया है वो ऑब्वियसली नॉन लिविंग स्मॉल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से और फिर लिविंग में कन्वर्ट हुआ है। तो जो लाइफ है अर्थ पे आज के डेट में वो नॉन लिविंग से लिविंग की तरफ गया है। तो जो कुछ प्रोटीन्स हम जानते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं, इन एंजाइम्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा क्योंकि उन्होंने केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज किए होंगे। और 1980 में सिडने एल्टमैन और थॉमसन ने ये बताया कि आरएनए जो है वो भी बायो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और ये कैटालिटिक आरएनए को उन्होंने नाम दिया राइबोजाइम। जैसे प्रोटीन एंजाइम रिएक्शन कैटालाइज करते हैं, वैसे ही कुछ आरएनए भी हैं जो बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं, और उन कैटालिटिक आरएनए का नाम क्या पड़ा? राइबोजाइम। और इस काम के लिए जो है एल्टमैन और थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला था 1989 में। उनका ये डिस्कवरी ने बहुत बड़ा चेंज ला दिया और सपोर्ट किया आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस को। इस हाइपोथेसिस की वजह यह हाइपोथेसिस क्या बता रहा था हमें? तो ये आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस को उन्होंने प्रूव किया कि ठीक है, आरएनए एक बायोकैटलिस्ट है जिसका नाम राइबोजाइम्स है, और उन्होंने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस कैटालाइज किए होंगे जिसके वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने और फिर लाइफ ओरिजिनेट हुआ। बट ये आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है क्या? तो वो सजेस्ट करता है कि जो अर्ली लाइफ बना है वो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड से बना है, मोस्टली आरएनए से ही। और जो आरएनए है वो सबसे ज्यादा आपको लिविंग सेल में मिलेगा, और वो एक स्ट्रक्चरली डीएनए से भी रिलेटेड है, बहुत सारे चेन्स ऑफ आरएनए से भी रिलेटेड है, और वो इवोल्यूशन और म्यूटेशन करता है, वो रेप्लिकेट होता है, वो कैटालाइज करता है रिएक्शंस को। तो आरएनए का इतना सारा इंपॉर्टेंट रोल होने की वजह से ये प्रूव करता है कि यस, आरएनए का कुछ ना कुछ तो रोल है इस लाइफ के जनरेशन के लिए, और इसलिए ये प्रूफ करता है इस हाइपोथेसिस को, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस को। तो उनके हिसाब से ये था कि कुछ इनऑर्गेनिक सोर्सेस से बना आरएनए ने कैटालाइज किए कुछ प्रोटीन सिंथेसिस को भी, आरएनए ने सेल्फ रेप्लिकेट किया, राइबोजाइम्स बनाए, आरएनए जो है कुछ मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में चेंजेस लाया इंटरनल केमिस्ट्री से, और न्यू फंक्शनलिटी को फॉर्मेशन को अलाउ किया। आरएनए ने बेसिकली कोड किया डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस को। आरएनए की वजह से ही प्रोटीन कैटालाइज सेल्यूलर एक्टिविटीज हो पाए क्योंकि उसने प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प किया, और आरएनए की वजह से ही डीएनए बना, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो मास्टर टेम्पलेट बना। तो बेसिकली जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ है वो है आरएनए से। बट कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि एसिटल कोएंजाइम जिनमें भी न्यूक्लियोटाइड होता है, वो उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आप एनालिसिस करोगे तो ऑफ कोर्स आपको वहां न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। और ये मेजर एविडेंस है कि राइबोसोम एग्जिस्ट होते हैं सेल्स में। इन राइबोसोम जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो कैटालाइज होता है बाय आरएनए। तो राइबोसोम्स है हमारे सेल्स में, ये राइबोसोम्स में कुछ मॉलिक्यूल्स एसिटल कोएंजाइम ए प्रेजेंट होते हैं, उनमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ये प्रूफ करता है कि आरएनए प्रेजेंट है आपके राइबोसोम्स में, और आरएनए जो है वो राइबोसोम्स है, वो ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है राइबोसोम्स का वो कैटालाइज्ड होता है बाय आरएनए। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा बिलीव है कि वो रिपीटेड रिप्लिकेशन और म्यूटेशन अंडरगो किए होंगे, जिससे उन्होंने वैरायटी ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल बनाया होगा, जिससे बहुत अलग अलग साइज के और कैटालिटिक प्रॉपर्टी वाले आरएनए बने होंगे, जिससे वो आरएनए अलग अलग रिएक्शन को कैटालाइज कर पा रहे होंगे। और उसकी वजह से जब आरएनए ही बहुत अलग अलग टाइप के बने तो आरएनए से बनने वाले प्रोटीन और डीएनए में भी डिफरेंसेस आने लगे, और जिसकी वजह से जो है प्रिमिटिव सेल का जनरेशन हुआ। एक डबल स्ट्रैंडेड स्टेबल स्ट्रक्चर जैसे कि डीएनए वो भी धीरे धीरे बना आरएनए से,
और उस डीएनए से फिर आया बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। तो आरएनए हाइपोथेसिस के हिसाब से यस, लाइफ आरएनए से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि आरएनए ने ही बहुत सारे प्रोटीन्स बनाए, आरएनए ही डीएनए बना रहा है, आरएनए ही चेंजेस ला रहा है और उससे डीएनए बने और बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे आया। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या? इवोल्यूशन मतलब एक्ट ऑफ अनरोलिंग और अनफोल्डिंग नेचर। इवोल्यूशन एक एक्चुअली लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग ही ये है कि अनरोल करना या अनफोल्ड करना नेचर को। इवोल्यूशन की वजह से एक ऑर्डर में चेंजेस आते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, और इसलिए आज हम जो भी हैं, जो एंसेस्टर से हम अपने बने हैं, उनमें और हम में आसमान जमीन का फर्क है, क्योंकि हर एक स्टेज पे कुछ चेंजेस आते गए और हम इस तरह इवॉल्व हुए। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को डिफाइन करना हो तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एक्चुअली एक स्लो, ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस और इरिवर्सिबल चेंज है, जिसकी वजह से आज प्रेजेंट डे पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ डेवलप हुआ है फ्रॉम सिंपल प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो भी है वो स्मॉल नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से लिविंग में गया, स्मॉल लिविंग मॉलिक्यूल से आज जो भी बायोडाइवर्सिटी है अर्थ में उसमें चेंज हुआ। तो ये प्रोसेस जो था वो स्लो था, बहुत धीरे धीरे हो रहा था। ग्रेजुअल मतलब वो टाइम से हो ही रहा था, कंटिन्यूअस था, वो रुका नहीं, और इरिवर्सिबल चेंज है। आज हम अर्थ को वापस उधर लेके जाना चाहे जहां फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बना था, उस समय हम वापस नहीं जा सकते। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, इवोल्यूशन जो है वो डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन है। जो लैम्बर्ट्स थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसके हिसाब से, तो लैम्बर्ट्स थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उसके हिसाब से जो ट्रेड्स एक्वायर्ड होते हैं ड्यू टू इंटरनल फोर्स, वो चेंजेस इन एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं, न्यू नीड्स की वजह से होते हैं, और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से होते हैं। तो जो भी चेंजेस आज हम देख सकते हैं इन लिविंग वर्ल्ड में, वो चेंजेस हमारे एंसेस्टर्स से अब तक क्यों हुए हैं? क्योंकि वहां पे इंटरनल फोर्स का अप्लाई हो रहा था, फिर एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे थे, इसलिए हमको एडेप्टेशंस करने थे, न्यू नीड्स आ रहे थे, उसके हिसाब से हमें अपने बॉडी बनाना था, और साथ ही साथ हमें ऑर्गन्स के यूज और डिसयूज के हिसाब से हम उस ऑर्गन्स का चेंजेस करते गए। और इसकी वजह से बहुत सारे जनरेशन के बाद न्यू स्पीशीज राइज होते गए। बट ये थियरी जो था वो डिसअप्रूव कर दिया गया बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अगस्ट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारे चूहे लिए, उसके पूंछ काटते गए, बहुत सारे उस चूहे के जनरेशन के पूंछ वो कलेक्ट करते गए काट काट के। बट उन्होंने फाइंड आउट किया कि 21st जनरेशन तक भी उस चूहे के पूंछ के साइज में कोई चेंजेस नहीं आया था। तो उन्होंने पहला चूहा लिया, सपोज उन्होंने पहला चूहा लिया, उसका पूंछ कट किया, फिर उसी चूहे का सेकंड जनरेशन लिया, उसका पूंछ कट किया, फिर उसी चूहे का थर्ड जनरेशन लिया, और वैसे 21st जनरेशन में भी उन्होंने फाइंड आउट किया कि 21st जनरेशन के चूहे का पूंछ का लेंथ भी फर्स्ट जनरेशन के चूहे के पूंछ की तरह ही है। उन्होंने इससे ये कंक्लूड किया कि जो वेरिएशंस हैं वो प्रोड्यूस्ड स्टोमेटिक सेल्स में नहीं होते, ठीक है, वो वेरिएशन जो है वो एक्चुअली जर्म सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टोमेटिक सेल में कभी भी वेरिएशंस नहीं दिखते, वो कहाँ दिखते हैं? जर्म सेल्स में, दैट इज जर्म प्लाज्म में। और इसलिए जर्म सेल्स से जो वेरिएशंस हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं, और उन्होंने इस थियरी का नाम दिया जर्म प्लाज्म। और फिर हम आगे इसका देखेंगे कि फिर बाद में आगे इवोल्यूशन कैसे हुआ और फिर उसके एडेप्टेशंस क्या थे और थियरी का क्या कहना था आने वाले वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर asiadout04@gmail.com पे भी पूछ सकते हो, बता सकते हो। यहाँ 04 है, भूलिए नहीं। और जाने से पहले
Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. And that's all for today. Thank you. Stay